पहले हम लोग ये मानते थे कि राजनीतिक दलों की सेमिनारों में अगर किसी नेता का नाम किसी नेता से छूट जाए तो पार्टी छोड़ के जा सकता है। मैं डॉक्टर रमाकांत राय को सुबह से देख रहा था कि नाम कोई ना छूट जाए, चिंता में उनका मामला गड़बड़ा जाता है। और ये स्थिति पूरी तरीके से राजनीति देश का जीवन दर्शन बन गया है। जैसा ये होता है, राजा की नीति से पूरा देश चलता है। और राजनीति इनका जीवन दर्शन इसलिए हो गया कि वास्तव में साहित्यिक सामाजिक कार्यक्रमों में भी राजनीतिक प्रतिबद्धता दिखाई देने लगी। वह कम से कम वो दो दिखाई देने लगे। किसी अगर प्राध्यापक का नाम छूट जाएगा तो शायद वो नाराज हो जाए। इसलिए मैं संवेद प्रणाम करके इस कम सम्मेलन को आरंभ करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ जो लोग बैठे हैं, कहा जाता है हाथी के पैर में सबका पैर होता है। श्यामपाल सिंह जी इस विद्यालय के प्राचार्य हैं और मैं समझता हूँ प्राचार्य की पूजा कर लो तो पूरा विद्यालय की पूजा हो जाती है। तो मैं इनके नाम के साथ इसके कार्यक्रम का आरंभ करता हूँ, क्योंकि समय हम लोगों को 7 बजे आरंभ करना था, लेकिन 3 सप्ताहों की आपकी थकान है, 2 सप्ताहों की हम लोगों की भी है। और कविता का जो माहौल है वो बहुत हल्का फुल्का होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर बीरस के कवि भी हैं, भाई रोहित चौधरी, श्रृंगार के कवि हैं भाई राजीव राज, और गीत गजल के एक बहुत अच्छे रचनाकार भाई यासीन अंसारी साहब भी हैं। मेरी भूमिका कविता में केवल इतनी है कि मैं कवियों का आह्वान करता रहता हूँ। तो इसलिए अपना रास्ता मैं आज तक नहीं पता कर पाया। इसलिए ये श्रृंगार अंगार के 2 बड़े हस्ताक्षर यहाँ बैठे हैं। इटावा में कवि सम्मेलन कविता का बड़ा महत्व है। यहाँ अगर भीड़ में कोई मिट्टी फेंके तो किसी कवि के सिर पर लगेगी। सही बात यह है कि कविता करने की क्षमता इस धरती में हर व्यक्ति के पास है। लोगों की सहज बातचीत कवितामयी है। अगर वो सहज रूप से मनोविनोद में बात करेगा, कोई ना कोई कविता से जुड़ी हुई बात करेगा। इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि 4 कवि हैं। हमें लगता है कि जितने लोग बैठे हैं इटावा में विचार कवि है और प्रत्येक व्यक्ति के साथ ही कविता जुड़ी हुई है। वाणी वंदना के साथ आरंभ करना चाहिए कवि सम्मेलन को। और ये महिला महाविद्यालय, एक चूक हमसे भी हो गई, पता नहीं राय साहब से भी हो गई, कि महिला महाविद्यालय में कवि सम्मेलन का मंच हो, कोई महिला कवित्री न हो। तो ये बड़ा एक कहीं ना कहीं त्रुटि रह गई। ये जब यहाँ आके जब हम लोग यहाँ खड़े हुए तो हमें लगा कि आधी दुनिया का जहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं होता तो वहाँ बहुत कुछ नहीं होता। अरे घर परिवार भी नहीं चलते। ये सबसे बड़ी जरूरत क्या है कि अगर आप देखिए दीक्षित जी देखो बिल्कुल पूर्ण रूप से आए हैं या आधे नहीं आए, इसलिए इन्होंने इस कवि को पूरा किया। हमारे यहाँ तो यज्ञ की बेदी पे भी अकेले नहीं बैठा जाता, तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री की जरूरत होती है। और कवि सम्मेलन का मंच हो, महिला महाविद्यालय हो और वहाँ कोई महिला कवित्री न हो, तो ये बड़ी विविधता है। और मूर्ति बना लीजिए। अरे जहाँ इतनी महिला प्राध्यापक हैं, एक आध कविता करने वाली जरूर होगी। हमें उम्मीद है कि ये कवि सम्मेलन जब तक अंतिम सांस लेगा तब तक कोई ना कोई कवित्री जीवित हो जाएगी। ये 100% है। आप विश्वास मानिए, हमारा विश्वास है और विश्वास कभी झूठा नहीं होता। यह राष्ट्रीय संगोष्ठी में कविता को जोड़ना, ये वास्तव में हम सबके लिए बहुत, जैसे ये अच्छा तड़का लगा देना है किसी रसोई में। कविता सहज है, संगोष्ठी का विषय थोड़ा भारी होता है। दिन भर आदमी मानसिक उथल पुथल के बीच में रहता है और शाम होते होते उसे अगर कविता की संजीवनी मिल जाए तो अगले दिन के लिए ऊर्जा मिल जाती है। इसलिए ये डॉक्टर रमाकांत राय का यह सोच बहुत ठीक था कि 3 शब्दों की थकान को अगर उतारने की शक्ति किसी में है तो वो कविता में है। और वह इसलिए हम लोग कविता की माला लेकर आए हैं। मैं ये सोच रहा था कि सरस्वती वंदना किससे कराई जाए। डॉक्टर राजीव राज बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ये कह रहे हैं 4 पंक्तियां थोड़ी पढ़ लो, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। और हम भी इनकी सलाह माने लेते हैं, अगर क्योंकि हमारा भी बचाव 4 पंक्तियों से हो जाएगा। इसलिए मैं बिना किसी भूमिका के
इटावा सुबह जब डॉक्टर गौरव तिवारी बोल रहे थे तो कह रहे थे इटावा ब्रज क्षेत्र में आता है। आपने कहा था इटावा ब्रज का सीमांत है। यहाँ के बाद और हिंदी में जो आदमी कविता करता है, हिंदी में पढ़ता है, हिंदी में लिखता है, तो ब्रज के साथ उसका सामयिक लगाव, स्वाभाविक लगाव होता है। अगर ब्रज नहीं जानता तो हिंदी नहीं जानता। ब्रज की बोली हिंदी की शक्ति है और ब्रज तो हिंदी का मेरुदंड है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि दो ब्रज भाषा के छंद पढ़ के मैं इस वाणी वंदना के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करूँ। डॉक्टर साहब ठीक है। मम ज्ञान की आंख को खोल दे मातु लिखे कछु हम छंद सवैया। मम ज्ञान की आंख को खोल दे मातु लिखे कछु हम छंद सवैया। निज पूतन में मोहिले हो बैठारो जो गोलक में एक खोटो रुपैया। आय फसो संसार की धारों में कैसो पार लगायो दे भैया। कर जो अब आय फसो संसार की धारों में कैसो पार लगायो दे मैया। कर जोड़ तिहारे हो पाई पढ़ो कछु ऐसो करो हे शारदे मैया। कर जोड़ तिहारे हो पाई पढ़ो कछु ऐसो करो हे शारदे मैया। पिछले 5-7 साल से इस देश में जो वातावरण बना है, किसी के लिए हालात का भी हो, कलम के लोगों के लिए बहुत सुखद नहीं है। तब हमें जैसे लोगों को सरस्वती का आह्वान करना पड़ता है कि विद्वेष की आंधी को रोक दे मातु रहे सब प्रीत सोहिल भैया। विद्वेष की आंधी को रोक दे मातु रहे सब प्रीत सोहिल भैया। पाप को सिंदन में हाथ चढ़ो पर तोड़ दे मातु रंग को भैया। सुख शांति रहे सब भांति रहे मिट जाए जगत की हादैया। और भक्ति की प्रीत और सत्य की जीत मिले नवनीत हे शारदे मैया। माँ शारदे की स्मरणा के बाद मैं चाहता हूँ इटावा गंगा जमुनी कविता का केंद्र है। यहाँ में श्री वल्लभ निकट हुए हैं तो ये यही बशीर बद्र की धरती है। ये बेगम बादशी और निसार सिंह मावी की धरती है। 1962 में जब भारत ने चीन से युद्ध छेड़ा, चीन ने जब भारत का आक्रमण किया तो इटावा की कविता थी, निसार सिंह मावी साहब की कविता थी कि सुनो चीनियों यह न समझना हम लोगों में मेल नहीं। हम भारतवासी बरगद हैं, सूखी नाजुक बेल नहीं। हम लोहे की दीवार हैं, हमसे टकराना खेल नहीं। दुश्मन के आगे बाहों में बाहों डाले एक हैं, काश्मीर से कावेरी तक भारत वाले एक हैं। ये आवाज़ इटावा की थी। उसी परंपरा में हमारे बीच में एक बहुत उम्दा शायर गीत गजलगार भाई यासीन अंसारी यहाँ मौजूद है। मैं चाहता हूँ इस कविता का, इस कवि सम्मेलन का आगाज, इस गोष्ठी का, इस आदमी महफिल का आगाज उनकी गजल से हो, उनके गीतों से हो। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी तालियों के दो फायदे हैं। एक तो आप सोएंगे नहीं, दूसरी बात यह है कि आपके भी आराम के लिए ठीक है व्यायाम होता रहेगा। तीसरा यह कविता पढ़ने वालों के लिए बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन है। कभी कभी तालियां जो है वो शक्ति प्रदान करती हैं, इसलिए मंच के लोग तो कह के बजवाते रहते हैं, अरे भाई ताली बजाइए, इस पर ताली होनी चाहिए।